अपने यहाँ से पढ़ लिए थे। ये हाउसिंग फाइनेंस से स्टार्ट करना था या ये वाला से भी स्टार्ट करना था? सर 12 से। 12 नंबर क्वेश्चन। हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला स्टेट द सर्कमस्टांसेस अंडर विच आरबीआई इंडिया में कैंसिल द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड। तो तुम एनबीएफसी का काम ही बंद कर दिया तो भी लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। तुम गवर्नमेंट का जो कंडीशन है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का वो पूरा नहीं किया तो भी कैंसिल हो जाएगा। हाँ। जितना कैपिटल तुम्हारा हमेशा रहना चाहिए वो, या जितना अर्निंग रहना चाहिए वो नहीं रह रहा तो भी तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। आरबीआई जो डायरेक्शन दिया वो पूरा नहीं करो तो भी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। आरबीआई को डायरेक्शन दिया उस हिसाब से तुम काम नहीं कर पाया तो भी कैंसिल हो जाएगा। हाँ। बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंस्पेक्शन करने का जो रूल है उसके साथ तो तुम बुक सबमिट ही नहीं कर पाया, है ना। जो डिपार्टमेंट का आदमी है उसको तुम डॉक्यूमेंट दे ही नहीं पाया ठीक से चेकिंग करने के लिए। या ऐसा कोई काम किया prohibited if it has been prohibited from accepting deposit by an order made by RBI। आरबीआई को डिपॉजिट के लिए बोला था और तुम वो लेने से प्रोहिबिट कर दिया, मना कर दिया, तो तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। हाँ। ठीक है। और तुमको पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट देगा, तुम वो अगर अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ट को तुमको बात रखने का मौका मिलेगा वो बात ठीक से रख दोगे तो बच जाओगे, नहीं तो कैंसिल भी हो सकता है। नेक्स्ट है हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हाउसिंग फाइनेंस कंपनी? व्हाट आर द बेसिक रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट ऑफ सच कंपनी? बोला हाउसिंग फाइनेंस कंपनी क्या है? सर जो लोग का काम है घर बनाने के लिए या घर खरीदने के लिए लोन देना, है ना। तो प्रिंसिपल एक्ट बिजनेसेस फॉर फाइनेंसिंग ऑफ एक्विजिशन एंड और कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस। लैंड को डेवलप करने का भी जो काम हो रहा है वो भी इसका पार्ट माना जाएगा। नया घर बनाने के लिए पहले लैंड को रेडी भी तो करना पड़ता है, उसके लिए भी वो लोग फाइनेंस करते हैं। तो 3 काम के लिए फाइनेंस कर रहे हैं, घर बनाने के लिए, लैंड डेवलप करने के लिए, घर बनाने के लिए, या फिर घर खरीदने के लिए भी तुमको लोन चाहिए। इनका अपार्ट फ्रॉम रजिस्ट्रेशन अंडर कंपनीज एक्ट में तो रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। इसके अलावा इनको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट में। अलग से हाउसिंग बैंक एक्ट है, उसमें रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा अगर वो लोग हाउसिंग फाइनेंस का काम करना चाहते हैं। क्या कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा फॉर रजिस्ट्रेशन? यहाँ पे बोला बेस्ड ऑन प्रोविजन ऑफ सेक्शन 29 ऑफ नेशनल हाउसिंग एक्ट, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी शेल स्टार्ट टू कैरी आउट द ऑपरेशन ऑफ प्रोवाइडिंग हाउसिंग लोन इन द सेम हैज बीन फॉलोइंग अपनी गाइडलाइन। क्या क्या गाइडलाइन है? पहला बात तो तुम खुद एक एनबीएफसी हो, मतलब तुम नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन होना चाहिए। हाँ। मतलब तुमको आरबीआई से पहले एनबीएफसी का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तुम्हारा नेट ओन फंड कितना होना चाहिए? मस्ट बी एटलीस्ट 20 करोड़। खुद का कैपिटल 20 करोड़ होना चाहिए, तभी ये रजिस्ट्रेशन मिलेगा। कंपनीज एक्ट में भी तुमको पहले रजिस्टर करना पड़ेगा, मतलब तुम कंपनी फॉर्मेट में काम कर रहे हो। हाँ। और तुम्हारा मेन ऑब्जेक्टिव जो क्लॉज है ना मेमोरेंडम में, उसमें तुम लिख के रखे हो कि तुम्हारा हाउसिंग फाइनेंस का ही काम है खाली। ठीक है। तो तुमको ये सब रूल फॉलो करोगे तो तुमको हाउसिंग फाइनेंस का रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। अगर तुम बिना रजिस्ट्रेशन किए ये काम करते हो तो कंडक्ट ऑफ बिजनेस विदाउट सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन ऑफेंस पनिशेबल, ये पनिशेबल ऑफेंस होगा। ठीक है। और तुमको इसके लिए फाइन, पेनल्टी, जेल हो सकता है, वाइंडिंग अप भी हो सकता है। एनबीएफसी का बहुत सारा कैटेगरीज है, तो तुमको जब नेशनल हाउसिंग बोर्ड जो है वो तुमको कौन से कैटेगरी में रजिस्ट्रेशन देगा तुम उसी हिसाब से अपना लोन दे पाओगे, उससे ज्यादा फिर लिमिट नहीं दे पाओगे। ओके। तो नेशनल हाउसिंग बोर्ड तुमको तुम्हारे लाइबिलिटी के हिसाब से रजिस्ट्रेशन का कैटेगरी बताता है। आगे पढ़ेंगे क्या क्या कैटेगरी होता है, बट वो कैटेगरी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, मतलब वो कैटेगरी में रह के काम कर पाओ। नेक्स्ट बोला इज द प्रोसीडियर ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनी सेम एज अदर कंपनी। तो द प्रोसीडियर फॉर इनकॉर्पोरेटिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनी द सेम एज एनी अदर कंपनी। कंपनी बनाने का जो तरीका है वो सेम ही होगा। जो नॉर्मल कंपनी बनने का तरीका होता है वही हाउसिंग फाइनेंस का भी कंपनी बनाने का तरीका होगा, बिल्कुल। कंपनी रजिस्ट्रेशन में क्या अलग पड़ेगा? कुछ भी नहीं।
हाँ, बाद में तुमको बैंकिंग आरबीआई एक्ट में जाके एनबीएफसी का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ रहा है, या नेशनल हाउसिंग बोर्ड में जाके तुमको हाउसिंग फाइनेंस का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ रहा है, वो अलग क्राइटेरियाज हो गया, है ना। हाँ बट बेसिक कंपनी बनाने का जो क्राइटेरिया है वो सेम होगा। बस तुमको तुम्हारे मेमोरेंडम में ठीक से मेंशन करना पड़ेगा तुम्हारा मेन ऑब्जेक्टिव हाउसिंग एंड रिलेटेड मैटर। कंपनीज एक्ट में रजिस्ट्रेशन के बाद तुमको नेशनल हाउसिंग बोर्ड का जो रजिस्ट्रेशन लेना होगा उसका रूल अलग होगा, उसका रूल नॉर्मल कंपनी की तरह नहीं होगा। हाँ सर। अब बोला वो नेट ओन्ड वाला ऑब्जेक्टिव तो ऊपर ज्ञान दे ही दिया वापस से कि जब तुम हाउसिंग बोर्ड के पास जाओगे, नेशनल हाउसिंग बोर्ड, वो तो तुम्हारा देखेगा कि नेट ओन फंड 20 करोड़ होना चाहिए और तुम्हारा मेन ऑब्जेक्टिव वही होना चाहिए जो मेंशन्ड है। यहाँ पे आई थिंक ये रिपीट किया है कंडीशन फॉर रजिस्ट्रेशन में। हाँ सर। वही HFC shall not be in a position to pay present or future deposit in full, नहीं रिपीट नहीं किया, कुछ और बोला, पढ़ते हैं। एंड NHB आफ्टर सेटिस्फाइंग इज फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशन, नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट के हिसाब से तुम सारा रूल जो फुलफिल करोगे तभी तुमको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन देगा। तो नेशनल हाउसिंग बोर्ड का क्या क्या दिखेगा, तुम्हारा प्रेजेंट पोजीशन कैसा है, क्या तुम जितना डिपॉजिटर से पैसा लोगे चुका पाओगे, तो तुम पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम नहीं करोगे। तो ऊपर था ना जो पॉइंट्स जो नॉर्मल एनबीएफसी में भी था, हाँ वो सब भी यहाँ पे भी देखा जा रहा है कि तुम लोन चुका पाओगे कि नहीं, तुम्हारा पब्लिक इंटरेस्ट में काम हो रहा है कि नहीं, तुम अपने डिपॉजिटर के इंटरेस्ट में काम कर रहे हो कि नहीं। देखो आप पहला वाला पॉइंट में बोला लोन चुका पाओगे कि नहीं, दूसरा वाला में बोल रहा है पब्लिक डिपॉजिटर के इंटरेस्ट में काम कर रहे हो कि नहीं, नीचे बोल दिया पब्लिक इंटरेस्ट में काम कर रहे हो कि नहीं। सिर्फ डिपॉजिटर का फायदा नुकसान नहीं, जनरल पब्लिक का भी फायदा नुकसान है कि नहीं तुम्हारे काम से, तुम्हारा कैपिटल स्ट्रक्चर तुम मेंटेन कर रहे हो कि नहीं, तुम्हारा अर्निंग पोजीशन ठीक है कि नहीं, ठीक है ना। तुमको सर्टिफिकेट देना पब्लिक के हित में है कि नहीं है। अगर तुम्हारा कुछ सर्टिफिकेट देने से कुछ पब्लिक का नुकसान है तो तुमको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। तुम हाउसिंग सेक्टर फाइनेंस सेक्टर के अगेंस्ट कुछ काम तो नहीं कर रहे हो ना, ऐसा कोई ऑपरेशन तो नहीं कर रहे हो ना, मतलब इंडिया में जबरदस्ती तुम हाउसिंग का रेट बढ़ाने के लिए काम कर रहे हो। गवर्नमेंट चाहता है ना अफोर्डेबल घर मिले सबको, तो तुम हाउसिंग फाइनेंस कंपनी खोले हो, लेकिन तुम्हारा बुद्धि यही है कि जैसे तैसे इंडिया में घरों का रेट बहुत महंगा कर दे ताकि तुमको कमाई हो। ये सब नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तुम आरबीआई का कंडीशन फुलफिल कर रहे हो कि नहीं, जब आरबीआई सेटिस्फाई होगा तभी तुमको ये सर्टिफिकेट मिल पाएगा, ठीक है। तो वही ज्ञान था, ठीक है, ये ज्ञान बाजी का आंसर था। अभी तक तो हमको इस पूरा पार्ट में मेन काम का आंसर मिला कि तेरे को नेशनल हाउसिंग बोर्ड में अलग से एक रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा जो नॉर्मल एनबीएफसी के लिए नहीं था। और दूसरा बात हमको वो नेट ऑन फंड 20 करोड़ वाला क्राइटेरिया दिखा। अब बोला बेनिफिट क्या है हाउसिंग फर्म, ये तो ज्ञानबाजी है। हाउसिंग फर्म कंपनी का क्या फायदा होगा, सर उससे देश में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, अदर इंडस्ट्रीज का भी डिमांड बढ़ेगा, क्योंकि देखो घर बनना चालू होंगे बहुत सारे, तो सीमेंट का भी डिमांड बढ़ेगा, लोहा वो का भी डिमांड, और भी बहुत सारा मटेरियल होता है, टाइल्स, बाथरूम फिटिंग्स, पेंट, हाँ पेंट, सर घर बनाने के लिए सर बहुत कुछ लगता है। वो खिड़की विड़की वाला वो जो होता है मटेरियल्स, हाँ, गेट बनाने का मटेरियल, लकड़ी, इलेक्ट्रिसिटी का मटेरियल्स, तो सर इससे बाकी भी इंडस्ट्रीज का फायदा होने लगेगा, उनका भी बिक्री बढ़ेगा। इंडिया में जितना बिल्डिंग जितना घर बनेगा इनका भी बिक्री बढ़ेगा। लेबर लोग छोड़ के नहीं जाएंगे देश या वो एरिया, क्योंकि उनको वहीं काम मिलने लगेगा लेबर लोग को। देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होगा सर, रोड, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब बेटर होगा। अर्बन एरिया में कंजेशन कम होगा, लोग शहर की तरफ नहीं भागेंगे ना। हर एरिया में अगर हाउसिंग डेवलपमेंट होगा, क्योंकि हाउसिंग फाइनेंस वाले जनरली बैकवर्ड एरिया में लोन देते हैं, हाँ, तो वहां के लेबर शहर भाग के क्यों आते हैं, क्योंकि वहां काम नहीं मिल रहा है। बट अगर वहीं काम मिलने लग जाए तो क्यों शहर आएंगे। सर कोई अपना जगह छोड़ के जाना नहीं चाहता, मजबूरी होता है, काम के लिए जाना पड़ता है। हाँ सर एग्जिस्टिंग हाउस का रीमॉडलिंग भी होगा, क्योंकि देखो जो लोग लोन लेंगे वो लोग घर बनाने के लिए तो लेंगे, बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो घर को ठीक कराने के लिए भी लोन लेंगे। हाँ, देश का कल्चर रिफ्लेक्ट होता है इससे।
क्योंकि देखो जितने ज्यादा घर बनेंगे इंडिया में, घर इंडियन स्टाइल से बनेंगे मैक्सिमम, खासकर गांव एरिया वाले तो उसी स्टाइल से घर बनाते हैं। साउथ इंडियन का एक स्टाइल मेकिंग है, वो लोग का घर का लुक वैसा ही आता है, बंगालियों का घर का लुक एक अलग ही आता है। तो सबका कल्चर का भी डेवलपमेंट होगा और इंडिया में मॉडर्न हाउसिंग फैसिलिटीज बढ़ेगा। ये सब तो ज्ञानबाजी हो गया और तो कुछ ही नहीं। सर इसके लिए कौन कौन सा स्कीम चल रहा है? सर इंसेंटिव और प्रधानमंत्री आवास योजना तो आज की डेट में सबसे बड़ा चल रहा है। हाँ सर। जैसे इसमें मेरे को भी बेनिफिट मिला था, हम जो ये घर खरीदे थे ना, हाँ तो मेरा घर का वैल्यू जो गवर्नमेंट का लिमिट है उसके अंदर में था। हाँ तो हम गवर्नमेंट को अप्लाई किया था पीएम आवास योजना में कि हम घर खरीदा है, तो लोन लेने के बाद उसी बैंक के थ्रू अप्लाई किया। तो मेरे को लोन में 2,68,000 का मतलब माफी मिल गया, सब्सिडी मिल गया। मतलब उतना लोन हमको चुकाना नहीं पड़ा। हाँ लोन हम 11 लाख लोन लिए थे, हमको उसमें 2 लाख समथिंग चुकाना नहीं पड़ा। वो गवर्नमेंट डायरेक्ट चुका दिया। कुछ हमारे यहाँ पर ऐसे होता है कि पौरसभा में देता है कि कुछ समथिंग देना पड़ता है 35,000 करके, उसके बाद 2,68,000 देता है। वही हो गया ना, तुम्हारा वही तो हो गया। तुम्हारे वहां पे क्या हो रहा है, घर बनाने के लिए डायरेक्ट गवर्नमेंट पैसा हाथ में दे रहा है घर बनाने के लिए। और हमारे यहाँ पे क्या कर दिया, तुम शहर एरिया में कि घर खरीद लो या घर बना लो। अगर तुम लोन लेके बनाए या लोन लेके खरीदे हो तो उस बैंक के थ्रू तुम अप्लाई कर सकते हो कि मेरे को यहाँ पे डिडक्शन चाहिए। तो जैसे मेरे को मिला तो मेरा 11 लाख का लोन में से 2 लाख अपने आप माइनस हो गया। अच्छा, ये मेरे लिए बढ़िया हो गया। ठीक है। हाँ। नेक्स्ट बोला मेरे को कैपिटल गेन में इंडेक्स बेनिफिट मिलेगा। थोड़ा बहुत इनकम टैक्स पड़े हो। हाँ सर। अगर हम लोन चुका रहे तो हाउसिंग में वो छूट मिलता है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में भी हमको इंटरेस्ट का छूट मिलता है। हाँ सर। और कैपिटल गेन में भी छूट मिलेगा क्योंकि वो खर्चे पे इंडेक्सेशन लग जाएगा। ये सब भी बेनिफिट होता है। देश का इमेंस ग्रोथ होगा हर सेक्टर का। ज्ञानबाजी हो गया और कुछ नहीं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वही पूछा, डिफाइन द नेट अर्न फंड, या ये नेट अर्न फंड कैसे कैलकुलेट होता है। तो यहाँ पे तो वही बोला मिनिमम नेट अर्न फंड कितना होना चाहिए, 20 करोड़। अच्छा देखो यहाँ पे मस्त बात बोला, लेकिन हाउसिंग फाइनेंस कंपनी होल्डिंग a certificate of registration and having a net on fund of 20 crore may continue to carry on the business of housing finance if such company achieve net on fund of 15 crore by March 2022 and 20 करोड़ by March 2023। मतलब गवर्नमेंट ये थोड़ा सा छूट भी दिया कि तुम्हारा 20 करोड़ अगर एक बार में नहीं हो रहा है तो मार्च 2022 तक 15 करोड़ कर लो और उसके बाद और 5 करोड़ करके 23 तक तुम 20 करोड़ कर लो। और तुमको स्टैट्यूटरी ऑडिटर का सर्टिफिकेट लेके देना पड़ेगा कि हाँ तुम्हारा 20 करोड़ से अभी बिलो है। ठीक है। तो तुमको हाउसिंग का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। यहाँ पे कैलकुलेशन वाला बात नहीं सिखाया, यहाँ वो सिखाया है कि वो जो 20 करोड़ का लिमिट का बात था उसके लिए भी गवर्नमेंट को छूट दे के रखा है। ये ज्ञान यहाँ पे दिया और उतना कुछ काम का नहीं दिया। ये देखो कैलकुलेशन का तरीका वही दिया जो ऊपर था, चाहे नेशनल हाउसिंग कोई भी हो, एनबीएफसी है ना तो उसका कैलकुलेशन का तरीका वही है, तुम्हारा पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स, लेकिन उसमें से माइनस कर देंगे कुछ भी लॉसेस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या अदर इंटेंजिबल एसेट, और फर्दर माइनस कर देंगे अगर कोई सब्सिडियरी या सेम ग्रुप कंपनी में मेरा इन्वेस्टमेंट है या शेयर्स में या फिर उन ग्रुप कंपनी में या सब्सिडियरी कंपनी में बॉन्ड डिवेंचर में इन्वेस्टमेंट है। ये सेम चीज था जो ऊपर पढ़े थे। मतलब दोनों का कंडीशन सेम ही, एक पढ़ लो दोनों में लिख के आ रहा है नेट ओन फंड कैसे निकलता है। इन व्हाट सर्कमस्टांसेस द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड हाउसिंग फाइनेंस में बी कैंसिल्ड। लो अब आगे किस सर्कमस्टांस कैंसिल होगा, सेम बात बोला है। तुम जिस पर्पस के लिए बिजनेस चालू किए थे वो बंद कर चुके हो काम तुम। अगर तुम अब हाउसिंग फाइनेंस का काम ही बंद कर दिए तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का आचार थोड़ी डालोगे, वो कैंसिल हो जाएगा। हाँ। या फिर तुमको जो कंडीशन लगा के सर्टिफिकेट दिया था वो कंडीशन तुम ब्रीच कर दिए, फेल कर गए, ठीक है ना सर। या फिर तुम इस एक्ट का कोई रूल को कंप्लाई नहीं कर पा रहे हो, या आरबीआई जो डायरेक्शन दिया था वो फॉलो नहीं कर रहे हो। आरबीआई का डायरेक्शन के लिए जो लॉ बनाया गया वो लॉ तुमसे कहीं ना कहीं फॉलो नहीं हो पा रहा है। तुमको जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंस्पेक्शन के लिए सबमिट करना तो सबमिट करने में फेल कर रहे हो, डॉक्यूमेंट मांगा गया डॉक्यूमेंट देने में फेल कर रहे हो।
या फिर प्रोहिबिटिंग फ्रॉम एक्सेप्टिंग डिपॉजिट बाय एन ऑर्डर मेड, आरबीआई तुम्हारे अगेंस्ट ऑर्डर पास किया है कि तुम डिपॉजिट नहीं ले पाओगे, वो भी ऑर्डर 3 महीने से ऊपर के लिए, ऊपर ये वाला पॉइंट ठीक से पढ़े नहीं थे, यहाँ सुन लो, दोनों में सेम ही है कि 3 महीने से ऊपर के लिए अगर आरबीआई तुम्हारे पे रिस्ट्रिक्शन लगा देता है डिपॉजिट लेने का, हाँ, जो रिस्ट्रिक्शन है अगर वो 3 महीने से कम का है तो लाइसेंस कैंसिल नहीं होगा। अच्छा, अगर 3 महीने से ऊपर है तो लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। ओके। ये बात ऊपर ठीक से नहीं पढ़ा था, दोबारा आ गया इसलिए याद आ गया, है ना। हाँ सर। हाँ, अगर तुम बाद में नेसेसरी स्टेप्स ले ले तो तुमको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट तो दिया ही जाएगा। तुम गवर्नमेंट को अगर प्रूव कर दो, आरबीआई को प्रूव कर दो कि हम स्टेप ले लिए ठीक करने के लिए चीज को, तो आरबीआई बोल देगा ठीक है जाओ। ठीक, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी अगला टॉपिक आ गया। पहले एनबीएफसी पढ़े, फिर हाउसिंग फाइनेंस पढ़े, अब आगे एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। ये लोग लोन दे रहे हैं, कोई कंपनी जिसका हालत खराब है उसको रिकवरी के लिए, है ना। एसेट रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या हो गया, तुम्हारा बहुत सारा लोन दिया हुआ, लोन डूब रहा है, तो बैंकों के लिए लोन एसेट हो गया। एनपीए बोलते हैं ना, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। हाँ सर। जैसे विजय माल्या का लोन को एक बार बैंक बीच में बात किया था कि एनपीए में डाल देंगे, एसबीआई बात किया था, क्यों, क्योंकि वो आने वाला नहीं है, मतलब वो एसेट डूबने वाला है बैंक का। तो ये एसेट को रीस्ट्रक्चरिंग करने के लिए भी कंपनीज है, जो लोग लोन देती है बिजनेस को रीस्ट्रक्चर करने के लिए। तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी is a company registered under section 3 of securitization and reconstruction of financial asset। इसका अलग एक्ट है सरफसाई एक्ट, उसमें रजिस्ट्रेशन करता है ये लोग। तो देखो नॉर्मल एनबीएफसी आरबीआई के पास रजिस्टर करके हो गया, हाउसिंग वालों को हाउसिंग बोर्ड में, नेशनल हाउसिंग बोर्ड में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ा। और जो लोग इस टाइप का कंपनी है, जो लोग एसेट रिकंस्ट्रक्शन का काम करता है, वो लोग को सरफसाई एक्ट में भी रजिस्ट्रेशन लेना होगा आरबीआई के अलावा, है ना। लेकिन उसके लिए तुमको पहले आरबीआई के अंडर में एनबीएफसी तो होना ही पड़ेगा। मतलब पहले तुम आरबीआई में एनबीएफसी, पहले तुम कंपनी बनाओ तो कंपनी एक्ट में रजिस्ट्रेशन लो, फिर तुम आरबीआई में एनबीएफसी का रजिस्ट्रेशन लो। अब तुम जिस टाइप का बिजनेस में जा रहा है, अगर हाउसिंग फाइनेंस में जा रहा है तो नेशनल हाउसिंग बोर्ड का रजिस्ट्रेशन ले लो, अगर तुम एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी में जा रहा है तो सरफसाई एक्ट में रजिस्ट्रेशन ले लो। तो 3 रजिस्ट्रेशन हो रहा है, ठीक है। इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है सर, वो रिकवरी ऑफ एनपीए, बैंकिंग का जो पैसा डूबने वाला है उनको रिकवरी का काम करके देते हैं लोग। कोई बैड लोन हो गया उसको रिकवरी का काम करके देते हैं। एनपीए मतलब बैंक को लग रहा है डूबेगा, अभी तक डूबने का कंफर्मिटी नहीं आया, उसको रिकवरी कर रहा है। बैड लोन मतलब डूब गया, उसको रिकवरी का काम कर रहा है। बैंक इन क्लीनिंग एनपीए को क्लीन कर रहा है, जो नहीं आने वाला है अब उसको बैंक का बुक से डिलीट करवाओ, राइट ऑफ। हाँ। ये लोग बैठ के बैंक के साथ मीटिंग करेगा, बैठेगा और राइट ऑफ भी करवा के देगा, और बैंक का एनबीए बाई भी कर लेगा। मतलब बैंक को बोलेगा ये लोन का पैसा तुम हमसे ले लो 80%, मान लो 1 करोड़ का लोन दिया हुआ है बैंक, हाँ। हम एक ये काम कर रहे हैं, ये वाला बिजनेस कर रहे हैं एसेट रिकंस्ट्रक्शन, हम बैंक को बोले 80% हम दे रहे हैं, तुम्हारा तो पूरा डूबा हुआ है ना, हाँ। तुम हमसे 80% ले लो, तुम्हारा तो पूरा डूबने की जगह 20 लाख डूबा, 80 लाख तो मिल गया। अब इसका रिकवरी का हम देख लेंगे क्या करना, और हम ट्राई करेंगे कि 82 लाख 83 लाख वहां से रिकवर करवा पाए, तो मेरा 2-3 लाख का प्रॉफिट हो गया, हाँ। ये भी करके देते हैं ये लोग। नेक्स्ट बोला, ग्रुप ऑफ सम पर्सन अप्रोच टू यू फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी एज ए प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, एडवाइज देम कंडीशंस एंड लायबिलिटी क्राइटेरिया फॉर रजिस्टरिंग ऑफ एसेट रिकंस्ट्रक्शन। मेरे सिंपल पूछ रहा है कैसे रजिस्ट्रेशन मिलेगा, इसका क्या क्या करना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले वही ज्ञान दिया तुमको, पहले कंपनीज एक्ट में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अब तुमको आरबीआई के अंदर एनबीएफसी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ठीक है। और तुम्हारा लास्ट 3 साल में कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट में लॉस नहीं आया वो तभी रजिस्ट्रेशन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ये एक अलग कंडीशन मिला जो ऊपर कहीं नहीं मिला था, है ना। हाँ सर। नया चीज मिला कि तुमको रजिस्ट्रेशन लेने जब जाओगे तो लोग कंडीशन क्या देखेगा, लास्ट 3 साल में तुम्हारा फाइनेंशियल बुक्स में लॉसेस नहीं दिखाए हुए, मतलब प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हो तुम, सीधा सा बात है।
If there is a process of realization of asset, then sufficient arrangement must be carried out for the purpose. तुम क्या प्रोसेस फॉलो करोगे एसेट के रिकवरी के लिए वो बताओ, मतलब पूरा प्लानिंग बताओ अपना, कैसे करोगे तुम काम। तुमको अपने जितने भी तुम पीरियोडिकल रिटर्न्स फाइल किए सब रिटर्न्स का कॉपी देना पड़ेगा बैंक को, आरबीआई को। तुम ये इन्वेस्टमेंट को रिडीम कर पाओगे, इसका तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटी है, इसको प्रूफ करना पड़ेगा तुमको। अरे तुम बोल तो दिए है हम बैंकों का पैसा रिकवर करवा के दे देंगे, तुम्हारा ताकत है उतना, इसको प्रूव करो। कैसे करोगे? तुमको सफिशिएंट एक्सपीरियंस है कि नहीं ये इंसॉल्वेंसी, ये फाइनेंशियल एसेट रिकवरी, ये सब के काम करने का? हर कोई जाके बोल देगा हमको लाइसेंस दे दो हम करवा देंगे, ऐसे थोड़ी ना होता है। तुम्हारा एक्सपीरियंस, तुम्हारा नॉलेज, तुम्हारा कैपेबिलिटी चेक हो रहा है, ठीक है ना। तुम्हारा की मैनेजमेंट में कौन कौन लोग बैठेगा, क्या उनको बहुत एक्सपीरियंस है तो आरबीआई चेक करवाएगा। मतलब तुम्हारा जो टीम होगा मैनेजमेंट का, उनको भी चेक करवाएगा आरबीआई के लोग कौन है, इनका कैपेबिलिटी क्या है। और तुमको बोला द एंटिटी कंप्लाइंग विद द फाइनेंशियल एंड प्रूडेंशियल नॉर्म्स एक्ट आरबीआई। आरबीआई जो भी रूल रेगुलेशन बना रखा है फाइनेंस रिलेटेड, वो सारा तुम फुलफिल करोगे। और भी कोई अगर स्पेसिफिक गाइडलाइन दिया हुआ आरबीआई का तो वो भी फुलफिल करोगे। देखा जाए तो कोई अमाउंट वाइज कोई बड़ा चीज नहीं बोला कहीं पर भी, बस खाली यही बोल रहा है घुमा फिरा के कि कंपनीज एक्ट और आरबीआई एक्ट में रजिस्ट्रेशन लेना है और तुम पैसा रिकवरी करवा पाओगे। तुम्हारा कैपेबिलिटी है क्या, तुम्हारा एक्सपीरियंस है क्या ये सब फील्ड का, तुम्हारा मैनेजमेंट में कौन बैठ रहा है उनका एक्सपीरियंस है क्या ये सब काम करवाने का, ये सब भी चेक कर रहे हैं। तुम्हारे डायरेक्टर्स का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है ना, मतलब तुम्हारा मैनेजमेंट का कैपेबिलिटी कोई चेक कर रहा है, ये सब काम कर पाओगे कि नहीं, ठीक है। Asset reconstruction company are created to manage and recover non-performing asset. Comment referring to the function and benefit of asset reconstruction company. हाँ सही बात है, इनका काम क्या है, एनपीए को मैनेज करना और रिकवरी करवाना। इसके इनका काम के ऊपर कमेंट करो और इनका बेनिफिट बताओ। तो पहले वही बताया इनका बैकग्राउंड क्या है, इन लोग का काम ही एनपीए को रिकवरी करवा के देना। ये लोग एनपीए को डिस्काउंट पे खरीद लेते हैं और फिर उसका रिकवरी करते हैं। मतलब जिसका पैसा डूब रहा है उसको बोलेंगे देखो हम 90% या 80% हम दे दे रहे हैं, इतना लेके तुम खुश हो जाओ। तुम्हारा पूरा डूबता उसकी जगह तुमको तो मिल गया अच्छा खासा अमाउंट, अब हम देख लेंगे इसका रिकवरी कैसे करना। फिर यहाँ मतलब बताया दोबारा कि वो लोग सरफसाई एक्ट में रजिस्टर्ड होगा एज अ कंपनी। पहले तो एनबीएफसी बनाएगा खुद को, पहले कंपनी बनाएगा खुद को, फिर एनबीएफसी बनवाएगा और फिर उसको सरफसाई एक्ट में भी रजिस्टर करना पड़ेगा, ठीक है ना, तभी इनका काम होगा। इनका मेन काम क्या है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट को आइसोलेट करना, फाइनेंशियल सिस्टम को ठीक करना बैंकिंग का, मार्केट में जो डिस्ट्रेस है मतलब मार्केट में जो पैसा डूब रहा है उनको रिकवरी करवा के देने का काम हो रहा है इनका। यानी अल्टीमेटली इनका काम क्या है, फाइनेंशियल एसेट को एक्वायर करना, मैनेजमेंट को टेक ओवर कर लेना। जो कंपनी डूब रहा है उसका पूरा मैनेजमेंट ये लोग ले लेगा। डेप्ट को रीशेड्यूल करना, मतलब जो लोग लोन नहीं दे पा रहे हैं उनके साथ बात करके उनको वापस नया प्लान बनाकर देने का काम, कि ठीक है आप देखो 2 करोड़ रुपए आपसे पाते आप दे नहीं पा रहे हो, ठीक है एक काम करो ये 2 करोड़ रुपए देने का नया पूरा प्लान बनाकर लाते, कितना कितना दिन में कितना दोगे, थोड़ा इंटरेस्ट कम कर देते हैं चलिए आपका, मतलब उनके साथ सेटल डाउन करने का काम। इंटरेस्ट को स्क्रूटनी करना कि इतना इंटरेस्ट ज्यादा है कि कम है, कम कर देते हैं थोड़ा ताकि लोग चुका पाए। बोरोवर के साथ सेटलमेंट करना, चलो पूरा नहीं दे पाओगे 90% तो दो, ये सब प्लान बनाने का काम भी तुम ही लोग कर रहे हो, ठीक है। यानी इसका बेनिफिट क्या होगा, सर डूबा हुआ गैस रियलाइज हो जाएगा कुछ हद तक, तो पूरा डूबने से तो अच्छा है। डिपॉजिटर को देखो इनको और लोन भी दिया जाता है ताकि तुम बिजनेस को दोबारा चला सको और फिर वहां से काम करके पैसा रिकवर करके पुराना लोन चुका सको। इंडस्ट्री को दोबारा खड़ा करने में हेल्प कर रहा है ना, वो इंडस्ट्री पूरा डूब के बंद हो जाता उससे अच्छा उसको वापस खड़ा किया। कैपिटल मार्केट को डेवलप कर रहा है, जो पैसा डूब रहा है मार्केट में उसको वापस लेके आ रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक बोला माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। तो इंस्टीट्यूशन वर्किंग टुवर्ड द अपलिफ्टमेंट ऑफ द नीडी एंड अंडर प्रिविलेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी।
by providing them short-term loan to set up their own venture. ये लोग किनको लोन दे रहे हैं? सोसाइटी का जो बैकवर्ड लोग है, नीडी लोग है, उनको छोटा छोटा बिजनेस वेंचर सेटअप करने के लिए लोन दे रहे हैं. दे टेक अ मिनिमम और वेरी कैलकुलेटेड रिस्क. वो लोग रिस्क ले रहे हैं कि ये लोग को अगर बिजनेस करने का मौका, जैसे मान लो एक आदमी पुचका वाला का बिजनेस करना चाहता है, अब उसको पता है हमको 20-30 हजार रुपये तो लगेगा, हाँ, तो वो सब उसको फाइनेंस करके दे रहे हैं. मेरा मन है एक छोटा सा चाय का स्टोर खोलने का, मेरे को पैसा दे रहा है. तो बैकवर्ड एरियाज में जो लोग हैं, नीडी लोग जो हैं, उनको ट्रेनिंग देना, उनको फंड देना, उनको बिजनेस सेटअप करने में हेल्प करना, स्मॉल स्केल बिजनेस को, इसी को बोलते हैं माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. ये लोग एजुकेट करते हैं, उनको पढ़ाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं कैसे काम करते हैं. मेरे पास आइडिया तो है बट मेरे को काम नहीं आता उतना, तो वो लोग मेरे को हेल्प करेंगे. टाइप्स ऑफ एमएफआई इन इंडिया. इंडिया में कितना एमएफआई है? तो एमएफआई ऑपरेट इन अ नंबर ऑफ फॉर्म्स और शेप इन इंडिया. बहुत सारा वैरायटी में काम करते हैं लोग. तो जो डिटेल ऑफ वेरियस टाइप ऑफ एमएफआई इंडिया है, तो देखो जेएलजी बोल के, एसएचजी है सेल्फ हेल्प ग्रुप, जेएलजी है ज्वाइंट लाइबिलिटी ग्रुप, ग्रामीण बैंक मॉडल है, रूरल कोऑपरेटिव्स है. ये बहुत सारा तरीका है जहां पे बहुत सारे माइक्रो फाइनेंस कंपनी काम करती है. अरे शारदा नारदा टाइप. इनका की फीचर्स बताओ. सर ये लोग लो इनकम ग्रुप वालों को लोन देते हैं. लोग किनको लोन दे रहे हैं? जिनका खुद का कमाई बहुत कम है या नहीं है, माइक्रो लोन देते हैं. मतलब इनके लोन का अमाउंट भी बहुत छोटा छोटा होता है, 10,000, 20,000, 5,000. कोई सिक्योरिटी नहीं लेते तुमसे लोन के बदले में. अरे ऑब्वियस बात है सर, उन लोगों के पास क्या ही सिक्योरिटी होगा. तो हम बोल रहे हैं देवराज हमको पुचका का गाड़ी लगाना है, हमको लोन चाहिए 10,000 रुपया, तो ऑब्वियस बात है बेटा मेरे पास गिरवी रखने के लिए क्या ही होगा, है ना. मेरा पीरियड ऑफ लोन भी बहुत शॉर्ट पीरियड का होगा. मेरे को बहुत छोटा पीरियड के लिए लोन देगा नहीं, बहुत छोटा पीरियड, 2 महीना 3 महीना. बड़ा काम करो, कमाओ, चुका दो, फिर नया लोन ले लो. नहीं सर, बंधन बैंक करके एक बैंक है जो देता है. सब बड़ा छोटा होता है. ये लोग माइक्रो फाइनेंस का बात कर रहे हैं. हाँ, माइक्रो फाइनेंस ही तो देता है ना. हाँ देता है, तो वेरी शॉर्ट पीरियड के लिए भी देता है, 1 महीना 2 महीना 3 महीना. हाँ. ट्रांजेक्शन कॉस्ट बहुत कम है. ऑब्वियस बात है सर, ट्रांजेक्शन कॉस्ट ज्यादा रख देगा तो बेचारा लोन लेगा, तो लोन लेने के लिए जो खर्चा करना पड़ता है वो भी तो नहीं है उसके पास, है ना. इनको बहुत छोटा छोटा ईएमआई में लोन का रिपेएबल का ऑप्शन देता है वो लोग. दिन का 100 रुपया करके चुका देना. ये भी ऑप्शन देता है कि तुम एक काम कर रहा है, तुम टोटो लिया, अब टोटो लेने के लिए 1,00,000 रुपया लगा, वो लोग तेरे को दे दिया 1,00,000 रुपया. अब तेरे को बोले तू पर डे 500 रुपये तो कमाएगा ही, टोटो चला के 100 रुपया करके चुकाते रहना एवरीडे. ऐसे भी पेमेंट होता है. तो मतलब बहुत स्मॉल ईएमआई में चुकाने का ऑप्शन देगा. कंसेप्ट ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप. इंडिया में बहुत सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप भी बने. देखो बहुत सारा जगह नहीं था कोई लोन देने वाला, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या बना, हम ही लोग मान ले 50 लोग हैं इस एरिया में, हम लोग एक ग्रुप बना लिए देवराज. सबके पास थोड़ा थोड़ा कैपिटल था, वो यहाँ पे डाल दिए, एक ब्लॉक कैपिटल बन गया. अब जिसको जब लोन का दरकार है वहां से ले रहा है, हल्का इंटरेस्ट चुका रहा है. ये भी बना इंडिया में बहुत सारा खुद का, और गवर्नमेंट इसको रजिस्ट्रेशन भी दे दिया सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम से. तो NABARD has defined the microfinance as provision of thrift, credit and other financial services and product a very small amount to poor in the rural area, semi-urban area, urban area. NABARD बोला माइक्रो फाइनेंस क्या है, बहुत छोटा छोटा अमाउंट लोन देता है बैकवर्ड एरिया में, पुअर एरिया में, रूरल, अर्बन, सेमी अर्बन एरिया में, कस्टमर के नीड के हिसाब से. इनका ट्रांजेक्शन वैल्यू भी बहुत कम है और पुअर लोगों को लोन देता है. तो माइक्रो फाइनेंस प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विस तो दो दिए, फिर ज्ञान बांटा हुई फालतू पॉइंट का. इसको नीचे आओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप कहां पे बताइए ना. तो इसी में से एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बना. मोस्ट एक्साइटिंग डिस्कवरी इन द कंसेप्ट ऑफ माइक्रो फाइनेंस इज द इंडियन माइक्रो फाइनेंस सीन इज डोमिनेटेड बाय सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड देयर लिंकेज विद द बैंक. एक ग्रुप बन गया, वो बैंक से लिंक कर लिया खुद.
अब बैंक उस ग्रुप को पैसा देता है, उस ग्रुप में जितने मेंबर है वो वहां से लोन ले लेते हैं। ठीक है ना। बहुत गरीब लोगों का ग्रुप बनाइए। तुमको बहुत मस्त एग्जांपल देंगे। जब ये कोरोना आया था ना, तमिलनाडु में जगह, नाम भूल रहे हो उस जगह का, तमिलनाडु ने केरला के साउथ में कोई जगह है। केस क्या है बताइए। वहां का गांव का लेडीज लोग क्या किया पता है? क्या? थोड़ा सा लोन लिया वहां का बैंक से। उस गांव के सारे जेंट्स लोग बाहर काम करने जाते, गांव में कोई काम धंधा नहीं था। वो लोग कोरोना के कारण बाहर जाके फंस गए जेंट्स लोग तो। और क्योंकि वो जेंट्स लोग मजदूरी वाला काम करते थे और उस समय मजदूरी वाला काम अवेलेबल भी नहीं था। कोरोना के टाइम, जब कोरोना का पहला लॉकडाउन, दूसरा लॉकडाउन लगा था, तब वो लोग फंस गए कि हम कमा भी नहीं पा रहे, शहर में फंस गए हुए, अब घर पैसा कैसे भेजे। तो गांव की लेडीज लोग देखे अरे पैसा नहीं आएगा तो खाएंगे क्या। तो वो लोग क्या किया, उस एरिया में कुछ झोपड़पट्टी का घर को साफ सफाई करके वो ट्रेडिशनल घर, गांव टाइप का घर बनाया। और फिर शहर में लोगों को ऑफर किया कि जिनको लगता है कि हमको बैठ के वर्क फ्रॉम होम ही करना है तो यहाँ पे गांव में आ जाए, आपको एक एक रूम दे देंगे झोपड़ी में, आप आराम से वहां पे वाईफाई लगवा दिया, काम करो, और आपको गांव का ट्रेडिशनल स्टाइल में रहने मिलेगा, ट्रेडिशनल स्टाइल में खाना भी मिलेगा, और महीना का आपको 3,000 या 6,000 ऐसे चार्ज लगेगा। वो लोग को लगा ये तो ठीक ही है, क्योंकि शहर में हम इतना खर्चा कर ही रहे हैं, वहां पे 10,000 रुपया महीना का लग भी रहा मेरा, कोई दिक्कत नहीं, हमको तो वर्क फ्रॉम होम करना। IT कंपनी वाला बहुत लोग था जिनको वर्क फ्रॉम होम ही करना था। तो उनको लगा कि घर में बैठने से अच्छा गांव का आबो हवा में बैठेंगे तो कोरोना का इफेक्ट भी कम होगा और गांव का लाइफ जीने का भी एक मौका मिलेगा। तो बहुत लोग वहां जाके रहे। अब लेडीज लोग खाना बना के उनको दे भी दे रही है ट्रेडिशनल स्टाइल का, और रहने का भी ऑप्शन दे दी, वहां पे गांव में झोपड़ी बना दी 5-10 तो वैसा। बहुत कमाई उससे। उल्टा इनफैक्ट होने ये लगा कि कोविड जब खत्म हुआ, पहला दूसरा लॉकडाउन जब खत्म हुआ, कोविड नहीं लॉकडाउन जब खत्म हुआ, तो वो लोग गांव के जेंट्स लोग भी गांव लौट गए और वही सब काम में इन्वॉल्व हो गए। मतलब ये लोग वहां पे वो एक नया बिजनेस बना लिए लोग वहां पे। ठीक है ना। तो ये लोग का यही है, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप का काम। देखो यहाँ पे बोला की फीचर्स क्या है, बोला सेम एज क्वेश्चन 22। व्हाट डू यू मीन बाय अंडरस्टैंड बाय निधि कंपनी, स्टेट द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ कंपनी। निधि कंपनी क्या होता है? तो निधि कंपनी इज वन बिलोंग टू नॉन बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर एंड रिकॉग्नाइज अंडर सेक्शन 406 ऑफ कंपनीज एक्ट। इनका कोर बिजनेस क्या है? बोरोइंग एंड लेंडिंग मनी बिटवीन इट्स मेंबर। वही जो सेल्फ हेल्प ग्रुप जैसा है वही। तुम पहले उस निधि कंपनी का मेंबर बन जाओ और वहीं से बोरो करो, वहीं से तुमको लोन मिलेगा, वहीं तुम पैसा जमा भी करो, कमाई का अपना पैसा। ये रिक्शा वाला और ये सब लोग को मेंबर बना लिया। बोला तुम दिन का कमाते हो मान लो 200 रुपया, तुमको लगता है मेरे पास पूरा दिन का खर्चा करने का 20 रुपया भी बचा, तुम इस निधि कंपनी में डाल दो 20 रुपया। ये शारदा नारदा एग्जाम्पल है इसका। तेरे पास दिन का 100 रुपया बचा तो 100 रुपया डाल दो, जिस दिन जितना रुपया बचा उतना डाल दो, तुमको इस पे इंटरेस्ट देंगे। कि ये सब काम निधि कंपनी बना, एक परमानेंट फंड बन गया, इसका सबको बेनिफिट होने लगा, म्यूचुअल बेनिफिट था। इसके लिए रूल रेगुलेशन बनाया फिर इंडियन गवर्नमेंट, तो उसको भी बोला कंपनीज एक्ट में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ठीक है। इट हैज लोड द ट्रांजेक्शन बिजनेस ओनली विद द मेंबर। ये लोग किसके साथ डील करेगा? केवल जो उसके मेंबर बनेंगे, नोबडी एल्स। लोन भी मेंबर लोग को ही देंगे फिर, और डिपॉजिट भी मेंबर देंगे, बाहर वालों से नहीं। ठीक है। तो तुमको अगर निधि में डिपॉजिट करना है, निधि से लोन लेना, तो पहले इसका मेंबर बनना पड़ेगा, शेयर होल्डर। 10 रुपया का एक इक्विटी शेयर है, 10 इक्विटी शेयर लेना पड़ेगा पहले 100 रुपया वाला, यानी 1000 रुपया देके मेंबर बनना पड़ेगा। अब तुम्हारे पास 5 रुपया जमा हो रहा है, 10 रुपया जितना जमा हो रहा है देते हो, तो निधि कंपनी कंपनी एक्ट में रजिस्टर हुआ, और लोग प्रेफरेंस शेयर इशू किया, इक्विटी नहीं। इन लोगों को ब्रांचेस ओपन करना का भी परमिशन मिल गया बाद में, निधि रूल के हिसाब से। ठीक है ना। पैन इंडिया बेसिस पे नहीं, लेकिन अपने अपने एरिया में। इसीलिए तुम देखोगे शारदा नारदा जो भी है खाली बंगाल का रहा, बाहर नहीं गया, लेकिन इनको पैन इंडिया बेसिस पे काम नहीं करने मिला, सिर्फ अपने अपने एरिया में।
या इनकॉर्पोरेटेड पब्लिक कंपनी विद मिनिमम पेड, अकेले लोग खुद को पब्लिक लिमिटेड कंपनी भी बनाया बाद में और बोला क्या उसके लिए मिनिमम पेड कैपिटल होगा 1 करोड़। तो इनका 1 करोड़ रुपए जमा हो कोई बड़ा बात नहीं था, क्योंकि लाखों लोग इनके साथ मेंबर बन के जुड़े। ठीक है, जो कोई 100 रुपया दिया, कोई 200 रुपया दिया। लोन खाली मेंबर्स को देंगे। डायरेक्टर ऑफ निधि कंपनी सेल बी मेंबर, डायरेक्टर भी कोई मेंबर ही बनेगा और वो मिनिमम ऑफिस होल्ड करेगा अप टू टर्म ऑफ 10 कंसेक्यूटिव ईयर, 10 साल तक मिनिमम वो मेंबर रहेगा वहां पे। मैक्सिमम 10 साल वो डायरेक्टर रह पाएगा। निधि कंपनी कैन डिक्लेयर डिविडेंड, लेकिन 25% से ज्यादा डिविडेंड नहीं देगा। अगर उससे ज्यादा देना है तो रीजनल डायरेक्टर से अप्रूवल लेना पड़ेगा। और जो भी निधि एक्ट का रूल है, निधि रूल्स का रूल्स है, वो सारा रूल फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है ना, कि लोन देने के लिए कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। ये लोग मेंबर लोग को लोन देने के लिए ज्वेलरी वगैरह गिरवी रखता है और फिर उस ज्वेलरी को बैंकों में गिरवी रख के वहां से लंबा लोन ले लेते हैं। मेरा भाई बीच में ये काम चालू करने का प्लान किया था, बट उसको एक ही डर लगा कि अगर इसमें कुछ घपला हो गया कल को तो बहुत लंबा प्रॉब्लम आएगा। तो निधि कंपनी का इनकॉर्पोरेशन कैसे होगा? जैसे इनकॉर्पोरेशन नॉर्मल प्रोसीड्यूर है एकदम। तुमको वही मेमोरेंडम आर्टिकल बनाना पड़ेगा, बट मेमोरेंडम में अपना ऑब्जेक्टिव में लिखना पड़ेगा कि मेरा ये छोटा छोटा लोगों को सेविंग करवाने वाला काम है। मतलब हम निधि कंपनी का काम करेंगे, उनके म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए मेरे मेंबर्स को ही लोन देंगे, बाहर वालों को लोन नहीं देंगे, ये सब काम करेंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए क्या रूल बना? निधि शैल विद इन 1 ईयर फ्रॉम द, पहले रजिस्ट्रेशन ले लो, लेकिन उसके 1 साल के अंदर अंदर इंश्योर कि तुम्हारा 200 मिनिमम मेंबर और नेट ओन फंड 10 लाख या उससे ज्यादा हो, तभी तुम निधि कंपनी में खुद को परमानेंट रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। पहले रजिस्ट्रेशन ले लो, लेकिन उसके बाद 1 साल के अंदर तो मिनिमम 200 मेंबर लोग को जोड़ो और 10 लाख या उससे ज्यादा का नेट ओन फंड बनाओ। एंड इंक्रीमेंट टर्म डिपॉजिट विथ नॉट लेस देन 10% ऑफ द आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट। टोटल जो डिपॉजिट है 10% से ज्यादा तो उसका फिक्स डिपॉजिट नहीं कर पाओगे। और रेशियो ऑफ नेट ओन फंड टू डिपॉजिटर्स कितना होगा? 1:20। एवरी निधि कंपनी से मेंटेन नेट ओन फंड कितना का? निधि कंपनी को नेट ओन फंड कितना बनाना पड़ेगा? 25 लाख तो मेंटेन करना ही पड़ेगा। मतलब 100 करोड़ हो जाओ, 10 लाख से ऊपर हो जाओगे और नॉट लेस देन 25 लाख तक मेंटेन करना पड़ेगा आने वाले सालों में। मतलब स्टार्टिंग में इतना रुपया लगा के हो जाओ रजिस्ट्रेशन 10 लाख, ठीक है, लेकिन बाद में उसको बढ़ा के 25 लाख तक ले जाना पड़ेगा। तो राघवी एंड हिज 6 more relatives and friends want to incorporate a Nidhi company. They seek your advice on the following issues with respect to the formation of a company. Whether Nidhi company can be formed as a private company. Is there any specific law for Nidhi company? नहीं, निधि कंपनी प्राइवेट कंपनी नहीं हो सकता। पहला आंसर मिला। Whether approval of RBI in India is required. RBI का अप्रूवल लगेगा निधि कंपनी बनाने के लिए? नो RBI अप्रूवल इज नेसेसरी। RBI का कोई अप्रूवल दरकार नहीं है। ठीक है, मतलब एनबीएफसी से इसको एग्जामिनेट करके रखे कि एनबीएफसी का तो आरबीआई का अप्रूवल चाहिए ना, पर निधि कंपनी में नहीं चाहिए। वेदर निधि अलाउड टू रेज फंड थ्रू इशू ऑफ इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। क्या निधि इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर दोनों इशू करके पैसा उठा सकता है? शेयर नॉट इशू प्रेफरेंशियल शेयर डिवेंचर। ऊपर क्या बोला था? ऊपर बोला था ना प्रेफरेंस शेयर इशू करेगा। कहाँ पे था वो टॉपिक? ओ नो निधि लिखा है, नो प्रेफरेंशियल इशू नहीं करेगा, सिर्फ इक्विटी इशू करेगा। प्रेफरेंशियल डिवेंचर इशू नहीं करेगा। तो यहाँ पे वही बोला है नॉट इशू प्रेफरेंशियल और डिवेंचर। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, वेदर निधि इज अलाउड टू कैरी ऑन बिजनेस अदर देन द बिजनेस बोरोइंग और लेंडिंग ऑफ इट्स ओन नेम। बोरोइंग लैंडिंग के अलावा वो कोई और बिजनेस कर सकता है? नहीं, ऑब्वियस बात है, इनको इसी के लिए रजिस्ट्रेशन मिल रहा है सर। ठीक है, हाँ।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, निधि कंपनी कैन प्रोवाइड लोन टू इट्स मेंबर्स ऑब्जेक्ट टू सर्टेन लिमिट, सब्जेक्ट टू सर्टेन लिमिट. Rakesh being a member of a Nidhi company want to know the limit of mentioned under Nidhi Rule 2014 and also seek your advice whether a second loan can be granted within limits specified if its first loan is overdue, outstanding or remain unpaid. पहले बात बोल रहे एक आदमी कितना लोन ले पाएगा निधि से वो बताओ. मेंबर के अलावा तो लोन ले नहीं पाएगा. मेंबर भी ले पाएगा तो कितना ले पाएगा. और अगर एक लोन बाकी है या आउटस्टैंडिंग है तो क्या अगला लोन ले सकते हैं. तो पहले तो यहाँ लिमिट बताया. तो द लोन अमाउंट बाय निधि कंपनी शैल बी सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग लिमिट. 2 लाख where the total amount of deposit from member is less than 2 crore. अगर मेंबर लोग से डिपॉजिट जो लिया हुआ 2 करोड़ से कम है तो एक मेंबर को 2 लाख तक लोन दे सकते हैं. अगर 2 करोड़ से ज्यादा का डिपॉजिट है लेकिन 20 करोड़ से कम का डिपॉजिट है मेंबर लोग से तो 7.5 लाख पर पर्सन लोन दे सकता है. 20 करोड़ से 50 करोड़ है तो 12 लाख का लोन पर पर्सन दे सकता है. 50 करोड़ से ऊपर का है तो 15 लाख तक मैक्सिमम लोन दे सकते हैं. Where a Nidhi has not made profit continuously in the 3 preceding financial year, it shall not make any fresh loan exceeding 50% of maximum amount of loan specified. अगर निधि कंपनी को लास्ट 3 साल में कोई प्रॉफिट नहीं हुआ है तो वो ऊपर वाला जो लिमिट है ना उससे 50% ज्यादा लोन नहीं दे पाएगा. ठीक है. यस सर. और लास्ट बात बोला, a member shall not be eligible for any further loan if had borrowed any earlier loan from the Nidhi company has been defaulted or yet due. तो अगर फर्स्ट लोन अभी तक चुकाए नहीं हो, डिफॉल्ट है, तो तुम नया लोन नहीं ले पाओगे. नहीं ले सकते. महेश निधि लिमिटेड was incorporated on 30 September 2020. The board of directors seeks your advice about the compliance need to be done in respect of each of the following. Compliance which are required to be done on the end of first financial year and opening of branch of Mahesh Nidhi. 2 बात के लिए पूछा है. फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर खत्म होने पे उसको क्या क्या रिक्वायरमेंट पूरा करना है और नया ब्रांच खोलने के लिए क्या क्या रूल फॉलो करना है. तो फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर खत्म होते होते उसका मिनिमम 200 मेंबर होना चाहिए. नेट अर्न फंड कम से कम 10 लाख होना चाहिए. ठीक है. और तो टर्म डिपॉजिट 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए टोटल आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट का. और नेट ओन फंड इस टू डिपॉजिट का रेशियो 1:20. जो ऊपर पढ़े थे 4 रूल वही 4 रूल फिर से लिख दिया. फर्स्ट ईयर के खत्म होने तक ये रूल फॉलो हो जाना चाहिए, अप्लाई हो जाना चाहिए. और नया ब्रांच खोलना है निधि कंपनी को तो क्या रूल फॉलो करना पड़ेगा. और निधि में ओपन ब्रांच ओनली इफ इट हैज अर्न नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंटिन्यूअसली ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग ऑफ 3 फाइनेंशियल ईयर. लगातार 3 साल से तुम पैट तुम्हारा प्रॉफिट में आ रहा है, टैक्स देने के बाद का जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट में आ रहा है तो ही तुम नया ब्रांच खोल पाओगे. ठीक है. और निधि में ओपन 3 ब्रांचेस विद इन अ डिस्ट्रिक्ट. एक डिस्ट्रिक्ट में 3 से ज्यादा ब्रांच नहीं खोल पाओगे. और अगर तुम एक डिस्ट्रिक्ट में 3 से ज्यादा ब्रांच खोलना चाहते हो इट शेल ऑब्टेन द प्रायर परमिशन ऑफ रीजनल डायरेक्टर. तो पहले आरडी से प्रायर परमिशन ले लो और उसके बाद आरसी को 30 दिन में बता दो ये नया ब्रांच हम खोल रहे हैं, हमको परमिशन मिल गया. तो पहला 3 साल जब तक पैट नहीं आए प्रॉफिट में तब तक लगातार 3 साल जब तक तुम्हारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नहीं आ रहा हो तब तक तुम नया ब्रांच नहीं खोल सकते. एक डिस्ट्रिक्ट में 3 से ज्यादा ब्रांच नहीं खोल सकते. अगर एक डिस्ट्रिक्ट में 3 से ज्यादा ब्रांच खोलना है तो पहले आरडी का अप्रूवल लो और आरओसी को 30 दिन में बता दो फिर नया ब्रांच खोलो. निधि shall not open branch or collection center or office or deposit center outside the state where registered office is situated. तुम्हारा रजिस्टर्ड ऑफिस जिस स्टेट में है उसी स्टेट में तुम खाली ब्रांच खोल सकते हो, उसके बाहर नहीं. निधि shall not open branch or collection center office or deposit center unless financial statement annual return are filed with the ROC. हर साल आरओसी को अगर तुम फाइल नहीं करो अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो फिर तुम नया ब्रांच नहीं खोल पाओगे. और कितना बचे बहुत बचे है ना. हाँ सर. ठीक है कोई नहीं. ठीक है जब तक अगला बैच नहीं आता तब तक कंटिन्यू करते हैं. ओके सर. ये हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ. रमेश wants to form a निधि कंपनी with a minimum paid up equity share capital of 12 लाख
Ramesh is seeking your guidance regarding the general limitation and prohibition put in place for निधि कंपनी. तो निधि कंपनी पब्लिक कंपनी एंड सेल भी मिनिमम पेड अप कैपिटल अप टू 10 लाख होना चाहिए. तो 12 लाख में इजीली खोल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है ना. हाँ सर. जनरल गाइडलाइन तुमसे फिर पूछा है, तो जिस बात के लिए उसको बिजनेस करने मिला है, कैन नॉट कैरी ऑन द बेनिफिट फंड, हायर परचेज फाइनेंस, लीजिंग फाइनेंस, उसके मतलब जिस बात के लिए पैसा मिला उसके अलावा और कोई काम नहीं कर सकता. प्रेफरेंस शेयर नहीं इशू कर सकता, डिवेंचर नहीं इशू कर सकता. ओपन करंट अकाउंट विद द मेंबर लोग का करंट अकाउंट नहीं खोल सकता, मतलब सेविंग अकाउंट ही खोलना पड़ेगा. निधि कैन नॉट रिक्वायर परचेज, शेयर वगैरह में पैसा नहीं लगा सकता किसी कंपनी के. निधि कैन नॉट कैरी ऑन एनी बिजनेस, जो बिजनेस मिला है उसके अलावा और कोई बिजनेस नहीं कर सकता. कैन नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम लैंड और एनी पर्सन अदर देन द मेंबर के अलावा और किसी से लोन लेने और लोन देने का काम नहीं करेगा. कोई एसेट को गिरवी नहीं रख सकता. कैन नॉट टेक डिपॉजिट लैंड मनी बाई, अच्छा वही बात बोला कि कंपनी से लोन नहीं ले सकता या कंपनी को लोन नहीं दे सकता. तो ऊपर ही बोल दिया मेंबर के अलावा किसी को नहीं दे सकता, और इसका मेंबर ही गरीब लोग होता है, कंपनी तो इसका मेंबर होता भी नहीं है. निधि कैन नॉट एंटर इनटू पार्टनरशिप अरेंजमेंट और बोरिंग एंड लेंडिंग, किसी के साथ पार्टनरशिप का बिजनेस में भी नहीं जा सकता. एडवर्टीजमेंट वगैरह नहीं कर सकता. ब्रोकर वगैरह को अपॉइंट करके ब्रोकरेज नहीं दे सकता. बैंक वगैरह से भी लोन नहीं ले सकता. अरे सर तो ज्ञान एक ही बार घुमा फिरा के बोल रहा है, मेंबर के अलावा किसी से नहीं दे सकता. हाँ सर. अब आ गया पेमेंट बैंक. हाउ ए पेमेंट बैंक आर डिफरेंट फ्रॉम रेगुलर बैंक. पेमेंट बैंक इज अ न्यू मॉडल ऑफ बैंक कंसेप्चुअल बाय द आरबीआई. तो नया मॉडल ऑफ बैंक आया ये पेमेंट बैंक. विथ एडवेंट ऑफ द मोबाइल टेक्नोलॉजी और एनी वास्ट स्टडीज मेड बाय द कंट्रीज इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, पेमेंट बैंक has emerged as a new model of banking conceptualization. ये ऑपरेटिंग इन स्मॉल स्केल विदाउट इन्वॉल्विंग एनी क्रेडिट रिस्क. तुमको मस्त एग्जांपल पता है, तुम अपने एरिया में कभी देखा है छोटा मोटा एक दुकान खोल के बैठा है, जो बोलता है वो हाँ, एसबीआई का वो क्या बोलते हैं सेंटर है या पीएनबी का सेंटर है. क्या हो गया, तुम एक छोटा आदमी है, तुम एक दुकान खोल लिया और तुम लोगों को पैसा निकाल के देने या डिपॉजिट करके देने का काम करके दे रहे हैं. वही हो गया पेमेंट बैंक. ठीक है ना. हाँ सर. इट कैन कैरी आउट द मोस्ट बैंकिंग ऑपरेशंस बट कांट एडवांस लोन और इशू क्रेडिट कार्ड. तो बैंकिंग ऑपरेशन कर पा रहा है बट क्रेडिट कार्ड देना, लोन देना, ये सब काम नहीं कर पा रहा है ना. इसके लिए रेगुलेशन बना रखा आरबीआई, वो गाइडलाइन फॉलो करना पड़ेगा इसको. इसके लिए अलग रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस का नियम है. कंपनीज एक्ट में पहले खुद को रजिस्टर करना पड़ेगा और फिर लाइसेंस लेना पड़ेगा. ये लोग लोन देना और क्रेडिट कार्ड इशू करने का काम नहीं कर सकता. ये लोग सेविंग अकाउंट खोल पाएगा, वो भी मैक्सिमम डिपॉजिट अप टू 1 लाख. उससे ज्यादा का पब्लिक से डिपॉजिट नहीं ले पाएगा एक अकाउंट में. फिक्स डिपॉजिट नहीं ले सकता, सिर्फ सेविंग लेगा. इंटरेस्ट रेट सिमिलर टू दैट ऑफ बीइंग ऑफर्ड बाय द रेगुलर बैंक. इंटरेस्ट उतना मिलेगा जितना रेगुलर बैंक देता है. इनको चेकबुक फैसिलिटी नहीं मिलेगा कस्टमर को. यहाँ पे मोबाइल बैंकिंग ऐप से भी ये लोग ऑपरेट कर सकते हैं. ठीक है, यही ज्ञान था, कुछ उतना नहीं था. ब्रीफली डिस्कस द रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन फ्रेमवर्क ऑफ पेमेंट बैंक. कैन सच बैंक गेट स्टेटस ऑफ शेड्यूल्ड बैंक? So the payment bank will be registered as a public limited company under Companies Act and licensed under Section 20 of Banking Regulation Act. मतलब इनको Companies Act में पहले रजिस्टर करना पड़ेगा और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में भी रजिस्टर करना पड़ेगा. वहां से लाइसेंस लिए बिना काम नहीं कर सकता. इनके ऊपर सारा ही एक्ट एप्लीकेबल हो गया. बैंकिंग एक्ट एप्लीकेबल है, आरबीआई एक्ट एप्लीकेबल है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट एप्लीकेबल है, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट एप्लीकेबल है, डिपॉजिट इंश्योरेंस एप्लीकेबल है, और अदर कोई भी स्टैट्यूट जो आरबीआई के गाइडेंस में आता है वो भी इन पे एप्लीकेबल है. द पेमेंट बैंक विल बी गिवन, इनको शेड्यूल्ड बैंक का स्टेटस मिलेगा.
वंस इट कमेंसेस ऑपरेशन एंड इज फाउंड सुटेबल एज पर द सेक्शन। आइन को मतलब मिल सकता है ये लाइसेंस। ठीक है, यही रोकते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसका रिमेनिंग पार्ट